हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 10 के देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ, वो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। जो चैप्टर 10 है हमारा वो है कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र वाला हमारा चैप्टर। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका विभाजित होती है। मतलब सेल का डिवीजन जो है कोशिका चक्र की किस अवस्था में होता है। तो इसका राइट आंसर है मेटाफेज अवस्था में, यानी एम अवस्था, एम फेज यानी कि मेटाफेज अवस्था में। अगला प्रश्न है कि G0 यानी G0 प्रवस्था क्या होती है। तो G0 देखिए कोशिका की यह एक अविभाजित प्रवस्था होती है, मतलब इसको हम प्रशांत या शांत प्रवस्था भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जंतु कोशिका में किस रचना से तर्क सूत्रों का निर्माण होता है। तो तर्क सूत्रों का निर्माण होता है बेसिकली सेंट्रोसोम से। किससे होता है? सेंट्रोसोम से होता है। अगला प्रश्न है कि किसी भी कायिक कोशिका यानी कि किसी भी वेजिटेटिव सेल से होने वाले विभाजन को हम क्या कहते हैं। तो यदि किसी भी कायिक कोशिका में विभाजन होता है तो इस प्रकार जो विभाजन होता है उसको हम माइटोसिस डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो समसूत्री विभाजन आपको याद रखना है कि यह कायिक कोशिकाओं में होता है। अगला प्रश्न है कि जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन किस विधि द्वारा होता है। तो किसी भी एनिमल सेल के अंदर आपको याद रखना है कि जो साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है जिसको कि हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, यह प्रक्रिया हमेशा आपको याद रखना है कि एक विधि द्वारा होती है जिसका नाम है कोशिका खांच विधि द्वारा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कोशिका खांच मतलब एक खांच का निर्माण होगा, उसके बाद कोशिका द्रव्य जो है डिवाइड होने लगता है। तो जंतु कोशिका में आपको याद रखना है कि जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है वो कोशिका खांच विधि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन जो है यह किन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कायिक कोशिका आपको याद रखना है कि कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है और जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला प्रश्न है कि सूत्र युग्मन की क्रिया किस प्रवस्था में होती है। तो सूत्र युग्मन की क्रिया आपको याद रखना है कि जाइगोटीन प्रवस्था में होती है। किस प्रवस्था में? जाइगोटीन प्रवस्था में। अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन की किस प्रावस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। मतलब कोशिका विभाजन की किस प्रावस्था में क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि जीन विनिमय होता है। तो आपको याद रखना है कि पैकेटीन स्टेज में, पैकेटीन स्टेज में जीन का विनिमय होने लगता है, यानी कि आप कह सकते हैं जीन का विनिमय होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि युग्मक निर्माण में कौन सा विभाजन मदद करता है। किसी भी युग्मक यानी कि गैमीट के निर्माण के समय कौन सा विभाजन मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन। अगला प्रश्न है कि कोशिका चक्र की कौन सी ऐसी अवस्था है जो सबसे लंबी अवधि की होती है। तो जी अवस्था यानी जाइगोटीन अवस्था। अगला प्रश्न देखिए कि कोशिका चक्र की सबसे छोटी प्रवस्था कौन सी होती है। तो मेटाफेज प्रवस्था होती है। कौन सी होती है? मेटाफेज प्रवस्था होती है। अगला प्रश्न है कि ऑन्कोजीन किससे संबंधित है। तो ऑन्कोजीन बेसिकली कैंसर से संबंधित है। तो कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को ही हम ऑन्कोजीन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जंतुओं में कौन से ऊतक में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जंतुओं में आपको याद रखना है कि जैसे जनद होते हैं, जो जनद का मतलब है गोनेड्स। गोनेड्स दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, मेल में होते हैं वृषण और फीमेल में होते हैं ओवरीज यानी कि अंडाशय। तो जंतुओं में कौन से ऊतक में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो आपको याद रखना है कि जनद में यानी कि वृषण व अंडाशय में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि जीन विनिमय में क्या होता है। तो जीन विनिमय में देखिए क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं उनके समस्त खंडों की अदला बदली हो जाती है। अगला प्रश्न है कि माइटोसिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो माइटोसिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न है कि असूत्री विभाजन के दौरान निर्मित दोनों केंद्रक होते हैं। तो आपको याद रखना कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो दोनों केंद्रक निर्मित होते हैं वो असमान आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? असमान आकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्रों की संख्या जो है किस अवस्था में आधी रह जाती है। तो आपको याद रखना है पश्चावस्था में। किस अवस्था में? पश्चावस्था में। अगला प्रश्न है कि एक बार के अर्धसूत्री विभाजन से कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है।
तो एक बार यदि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 4। कितना होता है? 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि समसूत्री कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका विभाजन से कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? तो समसूत्री विभाजन यदि होता है तो उसमें एक बार यदि समसूत्री विभाजन होगा तो एक से केवल 2 ही कोशिका बनती है, और यदि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो किसी भी कोशिका में यदि एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें से 4 कोशिकाओं का यानी 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। तो सेंट्रोमियर का विभाजन कब होता है? एनाफेज सेकंड में। कब होता है? एनाफेज सेकंड स्टेज में। अगला प्रश्न है कि डीएनए का संश्लेषण जो है किस अवस्था में होता है? तो डीएनए का संश्लेषण G2 प्रवस्था में होता है। किसमें? G2 प्रवस्था में होता है। अगला प्रश्न है कि मियोसिस की सबसे लंबी अवस्था है। तो मियोसिस की सबसे लंबी जो अवस्था होती है वो होती है प्रोफेज फर्स्ट। क्या होती है? प्रोफेज फर्स्ट। अगला प्रश्न है कि G2 अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। अगला प्रश्न है कि केंद्रक कला विभाजन के समय अदृश्य हो जाती है। जब केंद्रक कला का विभाजन होता है तो उस समय कौन सी रचना अदृश्य हो जाती है? तो प्रोफेज अवस्था में। प्रोफेज अवस्था में केंद्रक कला जो है विभाजन के समय अदृश्य हो जाती है। अगला प्रश्न है कि किसी भी गुणसूत्र की संख्या किस अवस्था में आधी हो जाती है? तो गुणसूत्रों की संख्या आपको बतानी है कि ऐसी कौन सी अवस्था है विभाजन की जिसमें कि आधी रह जाती है गुणसूत्रों की संख्या। तो आपको याद रखना है जो मूल शीर्ष अवस्था है इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र इक्वेटर पर कब होते हैं? तो हमेशा आपको याद रखना है कि गुणसूत्र इक्वेटर पर मेटाफेज स्टेज में होते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो कब होता है? आपको एस अवस्था में। कब होता है? एस अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है कि सूत्री विभाजन की किस अवस्था पर गुणसूत्र जो होते हैं वो मध्य रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं? तो सूत्री विभाजन की किस अवस्था पर गुणसूत्र मध्य रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं? तो मेटाफेज में। अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन की उप अवस्था में क्रियाजमेटा देखा जा सकता है तो जाइगोटीन अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है तो एस अवस्था में। किस अवस्था में? एस अवस्था में। अगला प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसके दौरान प्रथम प्रोफेज के दौरान समजात गुणसूत्रों के युग्मन को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सूत्र युग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र युग्मन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरावस्था में आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो जीवन प्रवस्था में। कब होता है? जीवन प्रवस्था में। तो यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।